तो ऐसे एग्जाम में ना नंबर अगर हम छांटने लग जाएं तो बहुत बड़ा फायदा होता है। मैंने तो अपने जीवन में ये देखा है। मैंने खुद, हम जब सीखते हैं सवाल करते हैं, एक तो होता है ज्ञान की दृष्टि से करें कि हाँ देखो हम कठिन सवाल भी कर लेते हैं, हम कुछ भी करके दिखा, तो उसमें टाइम गंवा दिया हमने और दो सवाल छोड़ के आ गए। एक होता है कि हम अधिक से अधिक सवाल से सही करें, एक कठिन सवाल छोड़ भी दें, हम किसी के लालच में न रहें। तो मैंने अपने जीवन में पाया कि जिन भी परीक्षाओं के अंदर मैंने अपने आप को टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड रखा, इंजीनियरिंग के दौरान या उससे पहले स्कूल की परीक्षाएं जो भी मेरे को याद आती है, तो मैं ऐसे कभी कभी याद करता हूँ कि मैंने ज्यादा, आप भी कर कीजिए कि आपको जीवन में नंबर किन परीक्षाओं में अधिक से अधिक मिले थे, उसकी वजह क्या थी। उस वजह को ढूंढना पड़ता है, कई बार जरूरत पड़ती है जीवन में। तो उसमें मैंने एक पाया था कि वो सारे पेपर में मैंने छांटने, उसकी तैयारी के दौरान मैंने छांटने का बड़ा इंपॉर्टेंस समझा है इसके अंदर, कि मैंने सिलेबस के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बातें हैं, विद इन द लिमिट्स जो जो चीजें होती हैं उसमें एलिमेंट मानना सीखना है, कुछ भी करना है, वो मैंने सीखा। फिर उसके बाद उसका हिसाब, उसको इस्तेमाल किया, तो उसमें मुझे कम मेहनत करनी पड़ी। और ऐसी परीक्षाएं इंजीनियरिंग के दौरान की मुझे याद आ रही है कि जिसके अंदर मेरा जो रूम पार्टनर था, मतलब हम 5 लोग एक साथ रहते थे, उसमें से जो एक था उसकी अभी डेथ भी हो गई कोरोना में, मेरे दोस्त की। तो वो जिसकी डेथ हुई वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ता था और मैं तो पढ़ने लिखने का काम ही नहीं करता था। तो उसके नंबर मेरे से कम आए थे और मैं तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखे कि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसा मुझे आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देख लिए तो मुझे समझ में आया कि मुझे सर्कुलर मोशन का ज्ञान होना चाहिए, एलिमेंट आना चाहिए। तो जो जो चीज़ आनी चाहिए वो मैंने पकड़ ली और मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए जीवन में, कभी भी इतनी मेहनत नहीं की है। वो ऐसे ही पूरी किताब लगा देता था, ऐसे 2 किताब पढ़ी तो पूरी किताब सॉल्व करके बैठा हुआ है। तो फिजिक्स या ऐसा कोई लॉजिकल सब्जेक्ट होता है उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती बुद्धिमान लोगों को। और जो लोग ऐसे सवालों से रटते हैं कि इस सवाल में ऐसा करना था, उसमें वैसा करना था, ऐसा आ जाए तो वैसा कर लो, वैसा आए तो वैसा कर लो, ऐसे वो बहुत रूल बना लेते हैं। वो क्या करते हैं कि एक बहुत सारे रूल को एक रूल में कंक्लूड नहीं करता है। तो मैंने ये पाया कि एग्जाम में टू दी पॉइंट जो आने वाली चीजें सिर्फ वही पढ़ो, 10 बातें एक्स्ट्रा मत करो, छांट छांट के करो। एक एग्जाम तो मुझे अच्छे से याद है जिसमें मैं फेल होने वाला था, मुझे ऐसा लग रहा है। उसमें उस एग्जाम में मेरे साथ जो इंजीनियरिंग की जो पेपर थी उसमें किसका था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कोई पेपर था शायद। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जिसमें, उसमें मैंने क्या देखा था कि जैसे कल एग्जाम है तो उसमें 3 बुक लगती हैं, 3 बुक में से मेरे पास सिर्फ एक ही बुक थी उस समय तक। आज जैसे कल एग्जाम होने वाला है, आज शाम हो चुकी है, तो शाम को मुझे पता लगा कि कल जो आपका पेपर है उसमें 3 किताबें आएंगी। मैं सोचता था कि एक ही कोई किताब होगी, वही किताब मेरे पास थी, बाकी 2 किताबें नहीं थी। शाम को ही फिर मैं वो किताब खरीद के लाया। वो मोटी सी किताब थी, जितनी वो एक पहली किताब थी उससे 3-4 गुना बड़ी थी किताब, और एक पतली सी किताब थी। फिर मैंने कहा ये 2 किताबें तो मैंने हाथ भी नहीं लगा रखा है, और ये एक किताब जो है वो भी मैंने, जो मेरे पास उपलब्ध थी उसको मैंने पन्ने जरूर पलटे हैं, उतना ढंग से पढ़ा नहीं है। तो अब मैंने कहा अब क्या करें, कल तो फेल होंगे। वो दिन मुझे याद है अभी भी कि कल हम फेल होने वाले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचे इससे। बस ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई करी, बाकी कभी पढ़ता नहीं था मैं। तो फिर मैंने उसमें प्लानिंग किया कि सबसे पहले टेस्ट पेपर निकाले जाए। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट पेपर कैलकुलेट कर लिए कि जरा हिसाब लगाया जाए कि टोटल मार्क्स जो बनते हैं उनमें से टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने देखा कि टोटल 100 मार्क्स का अगर जोड़े तो उसमें से 40 मार्क्स के कभी न्यूमेरिकल आते हैं, कभी 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन देने होते हैं, डायग्राम बनाने होते हैं। तो फिर मैंने कहा कि देखो कितनी सारी थ्योरी तो किसको याद होगी, कैसे लिख के आएंगे हम, इतने टाइप की खिड़कियां होती है, ये होता है, वो होता है, स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे होते हैं, पता नहीं बहुत डिटेल होती है, वो मैंने इतने सारे पन्ने कौन पलटेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो मैं इजी, इसलिए कहता हूँ कि इजी सबसे पहले, जो आपके इजी क्या है, जो आपके लिए इजी है
तो मेरे हिसाब से सवाल करना इजी लगता था, तो इसलिए मैंने उन 40 नंबर के हिसाब से पहले न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की, छांट करके। मैंने देखा कि न्यूमेरिकल जो है किस किस कैटेगरी का आते हैं। तो इस पतली वाली किताब से एक न्यूमेरिकल आता है, इस मोटी किताब से एक आता है, इससे 2 आते हैं। फिर मैंने सोचा कि भगवान 3 की बजाय 4 दे दे तो बढ़िया है। 3 आएंगे तो 30 नंबर का ही मामला बैठेगा। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए या 36 नंबर, ऐसा कुछ चाहिए होता है। भाई हमें पास करना है बस, ऐसे मैं सोचता था। तो फिलहाल मैंने प्लानिंग 40 मार्क्स के हिसाब से सबसे पहले सारे सवाल सॉल्व कर लिए। उसके लिए भी मैं सारी किताब नहीं सॉल्व करूंगा, टाइप के कुछ सवाल होते हैं कि ऐसा चेंजेस आ जाएगा, तो रूल्स क्या है ढूंढो, 2-4 सवाल कर लो, बहुत है। ऐसे करके मैंने कर लिए उनके रूल। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा इस मोटी किताब का अब नंबर लगाते हैं। उसका नंबर आते आते रात के 10-11 बज गए होंगे। 10-11 बज करके फिर वो मैंने मोटी किताब पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने कहा अब इसको पूरा पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा। फिर 12-1 बजे तक तो नींद आने लग गई। फिर मैंने कहा सुबह रात को मैंने इसके पन्ने पलटे खूब सारे कि देखे तो सही इसमें क्या है। ऐसे करके फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अनुसार थोड़े थोड़े वो स्पेसिफिक पेजेस को मैंने पलटा। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि अब नींद आ रही, क्या कर सकते हैं, तो सो गया फिर रातों में। सुबह के लिए कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, तो ऐसा आदत ही नहीं होता है उठने का। तो मैं उठा ही 7 बजे, क्योंकि 1 बजे सो रहे तो आप कैसे उठोगे। तो 7 बजे करीबन उठा। 9-10 बजे एग्जाम होता है। फिर तैयारी कर करा के वापस से फटाफट से पन्ने पलटे। सबसे पहले न्यूमेरिकल वाला हिस्सा रिवाइज किया दोबारा। फिर उसके पन्ने पलट पलट के देखता हुआ एग्जाम सेंटर में एंटर किया। फिर मैंने कहा आज तो फेल हो जाएंगे, कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसा करने के बाद मैंने सबसे पहले पेपर के अंदर मैंने छांटने का काम किया कि मेरे को पास कौन करवाएगा। तो सबसे मैंने कहा सबसे पहले न्यूमेरिकल करने में। तो किस्मत से 4 न्यूमेरिकल आए थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, हमारी किस्मत होगी तो अच्छी। तो सबसे पहले हम 4 ही सवाल ये करेंगे। फिर मैंने चारों सवालों को करना चाहा। तो उसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कुछ था कि उसको 2 तरीके से लाना होता है, 2 डेटा उसमें दे रखे होते हैं, उसका फिर वेरिफिकेशन करना था कि सही गलत क्या है। तो उसमें क्या जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो बराबर आ जाते हैं, पर उनका जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया ना उसके दोनों तरफ से वैल्यू बराबर नहीं आ रही थी। तो मैं तो अब घबरा गया। मैंने कहा कि इस उसके नंबर भी ज्यादा दे रखे थे, ऐसा कुछ हो रहा था। ओवरऑल मतलब मेरे वो 20 नंबर का मामला था। वो 2 पार्ट के सवालों में 20 नंबर का मामला हो रहे थे। तो मैंने कहा गड़बड़ हो गया तो फेल हो जाएंगे। तो इसमें मेरे से जस्ट आगे वाला एक लड़का था जो पढ़ता लिखता ज्यादा था। वो एकदम ऐसे क्लास में बीच में खड़ा हुआ, बेंच बेंच मेरी बेंच उसने हिला दी। लंबाई उसकी ज्यादा थी, उसको बेंच में बैठने में दिक्कत होती। फिर बोले सर ये तो क्या मतलब पेपर गलत है, क्वेश्चन गड़बड़ है। तो फिर मुझे समझ में आया कि जब इसको प्रॉब्लम हो रही तो होगा ही गड़बड़ी, आंसर आ रहा हो। ठीक है, मैंने कहा ओके हमारा आंसर सही है। तो इसलिए वो क्वेश्चन मैंने विश्वास कर लिया कि हाँ जो हमारा आंसर आया वो ठीक होगा। और फिर उसके बाद मैंने बाकी नंबरों को प्राप्त करने के लिए छांट छांट के, जैसे किसी भी सवाल का एक पार्ट में कर सकता हूँ ऐसे मैंने किया। एक तरह से मेरा पूरी एनर्जी इसमें लगी हुई थी कि नंबर छीनने हैं। तो उस हिसाब से मैं बैठा रहा उस सवाल को करने के लिए। फाइनली मैं आखिरी मिनट तक कुछ न कुछ, अच्छा मैंने फिर क्या किया था, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे उसमें मैंने ये पढ़ रखा था कि अपन को कॉपी भरनी है। ये मेरे समझ में आ गया था कि जितनी बातें आपको पता हो उसको घुमा फिरा के बोलो, जितना बोल सकते हो। ड्राइंग बना के देखो अच्छे से, खिड़की का कोई चित्र बनाया है, जैसे नाम, कुछ नाम से ढूंढता था कि इसका नाम ऐसा रखा गया है तो इसका मतलब क्या होता होगा। ऐसे करके कोशिश की थी ताकि जो एग्जामिनर को लगेगा कि बढ़िया राइटिंग में लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा ड्राइंग बना रखा है। और ये सब कहने का मतलब ऐसा हो गया कि अच्छे से कॉपी भर के आया था। फिर उसके बाद में ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, माने ये इसी इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक था। तो कहने का मतलब फाइनली जब इसका रिजल्ट आया ना तो इसमें मेरे 65 मार्क्स आए। तो मैंने कहा वाह भाई, हम तो फेल होने की सोच रहे थे, जबकि मैंने सिर्फ एक दिन की पढ़ाई की थी। एक दिन भी नहीं पढ़ा था, वो एक शाम की पढ़ाई कह सकते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि
मतलब मैंने कभी सीरियसली पढ़ाई की नहीं। विद इन द क्लास में हमेशा सीरियस रहा। जैसे आप लोग क्लास अटेंड करते हैं, अब आप इंटरनेट के थ्रू बैठे हैं, आपका दिमाग भटका है, बगल में मोबाइल चला रखा है, गाना सुन रहे हैं, ऐसे वैसे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है वो विद इन द क्लास होता है। क्लास से घर जाने के बाद 10 सवाल उसको करने हैं, 10 सवाल मुझको करने हैं। 10 सवाल को पढ़ने में जो उसे टाइम लगेगा जो मुझे लगेगा लगभग बराबर होता है। बहुत कम फर्क होता है सवाल पढ़ने में, पर डिसीजन लेने में बहुत फर्क पड़ जाता है। कि अगर मुझे रूल्स की क्लियरिटी नहीं होगी तो फिर मैं वो सवाल पढ़ के बैठा रहूंगा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। इसीलिए विद इन द क्लास ये जो डिसीजन मेकिंग टूल दिए जाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक सुनने पड़ते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनको फायदा होता है। तो इसलिए मैंने कम से कम जो पढ़ना चाहते हैं वो विद इन द क्लास बहुत सीरियस रहें, तो जीवन में वो बहुत कम मेहनत करके कुछ कर सकते हैं। और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई वढ़ाई मत किया करो। मेरा नेचर अलग था, पढ़ाई नहीं किया तो मुझे उसके नुकसान भी हुए। अब आप लोग तो इस एक कंपटीशन के माहौल में हो, इसलिए आप लोगों को पास समय भी है। कोरोना ने अच्छा वो मौका दिया कि घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मेरे नंबर वगैरह जीवन में कुछ खास ज़्यादा नहीं रहे हैं। इंजीनियरिंग मैंने एमपी से की है, मेरी 10th राजस्थान से हुई है और 12th मेरी यूपी से हुई है। तो ऐसे में अलग अलग मेरे फादर के ट्रांसफ़र की वजह से रहा। और जीवन में किताबों की पढ़ाई मैंने की ही नहीं है। यूँ कहूँ कि मैंने अगर मैं कहूँ आपको तो स्कूल में पढ़ता था या नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ मैं 5 साल। तो वहाँ मैं वहाँ तो नवोदय में तो क्या होता है कि बच्चे जो है ना, मैं खुद राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं अलग अलग राज्यों में रहा फादर के ट्रांसफ़र की वजह से। तो उसमें नवोदय विद्यालय में जब मैं था तो उस दौरान नवोदय में तो क्या होता है कि आप हॉस्टल में रहते तो आपकी पूरी प्रक्रिया पता होती है कि दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, हर डिटेल पता है, क्योंकि पड़ोसी जानता है कि क्या कर रहा है ये। तो इसलिए वहां से कोई पता कर लेता था कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो मैं तो पढ़ता ही नहीं था, सही कहूँ तो। मैंने कब पढ़ाई करी, जब मेरे दोस्त को नहीं समझ में आया कि उसने कहा कि मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उसके लिए इंग्लिश उसको पढ़ाया। उसने कहा कि मुझे हिस्ट्री में समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो ऐसे करके हिस्ट्री मैंने पढ़ाया, तो उसको इंटरेस्टिंग ऐसे नाटक करके पढ़ाया कि अब अकबर आ गया, अब ये आ गया, अब उसने ये बोला। तो ऐसा मुझे दोस्तों का भला करने की वजह से भली पड़ी। अभी मैंने फिजिक्स मुझे इसलिए आई क्योंकि मुझे बच्चों को अच्छा समझाने के हिसाब से मुझे फिजिक्स आ गई। ब्रांच मेरी मैकेनिकल थी, तेलुगु लैंग्वेज हमारी 3rd लैंग्वेज थी, तो उसको मैंने सीखा। क्या हमारे ग्रुप के अंदर कोई तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाला बच्चा है क्या? कोई नहीं शायद। हाँ, यस सर। अच्छा, तेलुगु लैंग्वेज बोलता नी पेरू एमिटी ना पेरू भरत, ऐसे मुझे हमारे एक्चुअली तेलुगु लैंग्वेज थोड़ी बहुत मुझे इसलिए आती है क्योंकि हमारे नायडू सर थे, वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे। तो उनकी वजह से ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది 10 ऐसे कुछ शब्द हमें याद रह गए। थोड़ा मैं उस टाइम लिखना पढ़ना भी आता था। अभी भी थोड़ा सा दोबारा से अक्षर पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। साउथ में गए नहीं कभी, साउथ में जाएं तो शायद सीख जाएं। नवोदय विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड होता है, एनसीईआरटी की किताबें लगती छोटी क्लास से ही, 6ठी 7वीं। स्कूल प्राइवेट स्कूल वाले तो अपनी खुद की किताबें चलाते हैं। तो मैंने देखा है कि एनसीईआरटी की किताब ज़्यादा अच्छी होती है। छोटी क्लास मैंने 8th 9th से एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने लगी है। एनसीईआरटी की किताबें इसलिए मुझे अच्छी लगती है, पतली होती है, मेहनत नहीं करनी होती। मेरे जैसा मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था, कविताएं में लिखता था, ऐसे मेरे खासकर क्रिकेट ज़्यादा खेलता था। इस वजह से जीवन में एनसीईआरटी हमारे लिए अच्छी किताब थी। पतली सी किताब पढ़ लो, पर उसमें दिक्कत आती है, मतलब उसमें बहुत जल्दी जंप आ जाता है। तो ठीक है, जो भी
हमारा समय तो बीत गया है ना। सर अब आप लोग जो है पढ़े, खैर टाइम ज्यादा हो गया है। अब आप लोग अपने समय को जो है ना, क्रिकेट कहाँ तक खेलें अगर मैं जाए तो क्रिकेट एक्चुअल में, क्रिकेट मेरा साथ ऐसा रहा हमेशा जीवन में कि मैं अपने से बड़ों के साथ खेला हूँ। जब मैं छठी क्लास में पढ़ता था तो 9th वाले लोगों के साथ खेलता था। जब मैं 9th में पहुंचा तो मैं 12th वाले लोगों के साथ खेलता था। और जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो जो लोग शादीशुदा लोग थे जो ट्रॉफी गेम खेलने जाते थे, वो लोग मुझे ले जाते थे कि भैया इसको ले जाओ, अच्छा खेलना आता है। तो तब तो आप सर माहिर होंगे क्रिकेट में। ऑल राउंडर था, मतलब मैं एक्चुअली मैदान में 24 घंटे में से 12-13 घंटे मैदान में रहता था। तो मैंने सब कुछ क्रिकेट में, बैट बनाना, विकेट बनाना, पिच बनाना, सब कुछ सीखा है। फास्ट बॉल करना और हाँ स्पिन, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, विकेट कीपिंग, फील्डिंग, दोनों हाथ से बॉल फेंक लेता हूँ, राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से। सर फास्ट बॉलिंग करते थे या स्पिन? जब मैं छोटा था, जैसे छोटी उम्र में मैं शामिल हुआ छठी क्लास में, मतलब जब पढ़ता था, तो मैं इतनी ज्यादा स्पिन करता था कि इधर की बॉल पीछे से, शेन वॉर्न की तरह लेग स्पिनर था उस टाइम में। तो मुझे हाइट मेरी बहुत कम थी उनके मुकाबले में, छोटी क्लास का था। तो बड़े भैया जो लोग थे वो मुझे इसलिए उन्होंने टीम में रखा कि बहुत अच्छी स्पिन करता है, कि मतलब इधर की बॉल इधर कर जाता है, इसको मैदान में, इसको क्रिकेट में जरूर खिलाओ। इस वजह से आपने कितनी सेंचुरी मारी थी? सेंचुरी कुछ नहीं मारी। हाँ ये मैंने है कि इंजीनियरिंग के दौरान टूर्नामेंट वगैरह में शायद 50 रन मारे होंगे, मैन ऑफ द मैच था कुछ ऐसा ही। बाकी यूं मान लो कि जीवन में मतलब महंगा पड़ता था है ये हेलमेट लेना, पैड लेना, लेदर बॉल, पिच विच। उस टाइम के इस तरह की कंडीशन नहीं थी कि खरीद के रखें हम, इसलिए उस तरह की प्रैक्टिस नहीं हुई, मतलब जिस तरह से कहते हैं ना प्रॉपर वाली। इसलिए मुझे पर्सनली डर लगता था लेदर बॉल से, इनसे। हालांकि वहां जब हम खेलने जाते थे हमें प्रॉपर सब मिलता था खेलने के लिए, पर हमारी प्रैक्टिस में वो होता नहीं था। हमारे सीनियर लोग जो होते थे, मैंने देखा अच्छे से, वो प्रैक्टिस करते वक्त तो वो आगे आगे रहते थे, और जब वहां मैदान में खेलने की बारी आती थी तो सब डर जाते थे कि तुम पहले चले जाओ, ये फास्ट बॉलर है, ऐसे कर कर आके हम लोगों को आगे खिसका देते थे। मैं हमेशा उनमें जूनियर होता था, मैं एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है आप जो, मैं हमेशा जो लोग कहते थे ना कि यहाँ फील्डिंग करो तो मैं वहीं खड़ा हो जाता था। मतलब मैंने जीवन में इसी से सीखा है सब कुछ, कि मुझे जिस जगह लगाया गया मैंने वो काम अच्छे से किया है। ये मेरे लिए जीवन में एक सीखने का पॉइंट। अब मैं सोचता हूँ, उस टाइम मैं सोचता नहीं था, अब मैं उल्टा सोचता हूँ। तो मुझे जब मैदान में किसी ने कहा कि आप फील्डर बनो तो मैं फील्डर बनाऊं। फिर जब मुझे कहा गया कि आप बैटिंग करने आओ तो फिर मैंने बैटिंग किया है। मतलब मैंने कभी मांगा नहीं कि मुझे ये दो, मुझे अपने आप ही मिलता गया, और फिर मैंने अच्छा किया हर जगह। जो मुझे मौका मिला ना मैंने उसे अच्छा किया, और उससे मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने टाइम बहुत दिया इसमें। पर यह है कि मेरी हेल्थ हाइट उतनी रही नहीं, मतलब मैं पर्सनली बॉलर, एज ए बॉलर अपने आप को लाइक करता था, तो फास्ट बॉलर की तरह। तो मेरी हाइट अगर हेल्थ अच्छी होती तो मैं जरूर इसमें, शायद मैं इस लाइन में नहीं होता, क्रिकेट की लाइन में ही चला जाता है, पढ़ाई भी पूरी नहीं होती शायद। सर आप एवेंजर वाला ब्रूस बैनर दिखते हो। क्या पता, मैं इंग्लिश वगैरह मूवी देखी नहीं, मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ। हिंदी मूवी भी मैं स्पेशली कोई इकट्ठा, कोई मुश्किल से कभी बहुत दिनों में जाके देखने जाता हूँ। पहले मुझे मूवी बनाने का शौक है, गाने बनाने का शौक है, क्रिकेट देखने का कम शौक है, खेलने का शौक है, ठीक है। तो फेवरेट खिलाड़ी वगैरह तो उस टाइम हम जब देखते थे शुरुआत में, गावस्कर ये होते थे, वेस्ट इंडीज के जो बहुत सारे अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे, बॉलर, फास्ट बॉलर हुआ करते थे। भारत के अंदर महेंद्र सिंह धोनी पसंद है मुझे, ठीक है, यही रोकता हूँ मैं। विवियन रिचर्ड सर, एक बार लास्ट ब्रायन लारा, हाँ ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स वगैरह, ये एक टाइम के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं बहुत। लाइव लाइट सर। हाँ मतलब इनके मैंने अभी भी मेरे पास अच्छे से याद है कि मैं जब हॉस्टल में रहता था तो लाइब्रेरी के अंदर हमारे क्रिकेट की, स्पोर्ट्स स्टार वगैरह से कुछ किताबें आती थी,
तो मैं और एक मेरा दोस्त था, हमारा उसमें आपस में कंपटीशन होता था, ऐसे पिक्चर्स का कंपटीशन होता था। तो हम क्या करते थे कि अखबार से पिक्चर काट काट के क्रिकेटर्स की इकट्ठा करते थे। तो उसमें हमारा कंपटीशन इस लेवल तक बढ़ गया था कि हम लाइब्रेरी से अखबार के जो क्रिकेटर की जो फोटो थी वो हम काट करके अपने पास चुरा लाते थे, और कोई मैगजीन होती थी तो वो मैगजीन उठा लाते थे और उसमें से पिक्चर काट काट के फिर दोस्त को दिखाते कि देख मेरे पास कितने सारे चिपका के। मैंने अभी भी मेरे पास रखी हुई है कॉपी, मैंने संभाल रखी है पुराने टाइम की, कुछ उसमें खो गए होंगे शायद, काफी दिनों तक मैंने संभाली। चलो खैर अब एंड करते हैं, काफी बात हो गया, पढ़ाई कीजिए, बातें फिर होती रहेंगी, ठीक है। लास्ट पेज दिखा दीजिए। पेज रह गया कोई, शायद आखिरी वाला पेज रह गया, हाँ लास्ट वाला पेज। जैसे कोई क्वेश्चन करने में मतलब कोई टाइप के क्वेश्चन करने में कम सवाल में सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद मतलब कॉन्फिडेंस टेस्ट में कम रहता है कि ये मतलब कुछ उससे हाई आ गया। इसलिए मेरा जैसे मैंने कहा, मैंने क्रिकेट सीखा या उससे मैं देखता हूँ, तो इसमें क्या होना चाहिए कि हमें पहले तो अपने आप से उस काम को करने में मजा आना चाहिए। जैसे मैंने कोई सवाल रोटेशन में सीखा तो उसकी खुशी मनानी चाहिए, जो हमसे हो जाता है ना, बहुत सारे लोग हो गया ना उसको यूं कहते हैं अरे ये तो क्या था, इजी था, और जो नहीं हुआ उस पर रोते रहते हैं, फिर उससे उनका ब्लॉक हो जाता है। मतलब जो भी आसान आसान होता जाए ना उसकी खुशी मनाओगे, अंदर से वाकई खुश रहने का व्यवहार करोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। मैंने ये देखा है कि खुशी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिस जिस चीज पे हमने खुशी मनाई वो हम बढ़ते गए। इसलिए पढ़ाई करते वक्त विद्यार्थी को सवाल मैंने ये जरूर कहा है कि भाई हम कुछ सवालों से सीख सकते हैं, पर हम ये क्यों करें जब हमारे पास समय है। ये तो उस समय की स्ट्रेटेजी है जब हम मतलब कम समय हमारे पास होता है, फिर कुछ क्या करें तो क्या करें। अभी हमारे पास लंबा समय है तो हम उसको उत्साह के साथ करें। और हमारे को अब यूं भी करना है कि विद इन लिमिटेड टाइम करना है। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं दिन भर या उस टाइम सोच रहा हूँ कि मेरी बॉल यहाँ ठप्पा खानी चाहिए और इतनी कम टाइम में निकलनी चाहिए, इस एंगल पे जानी चाहिए, ऐसे हम बहुत तरह से सोचते थे। फिर बॉल हम सोच रहे हैं तो वैसा बॉल ठप्पा नहीं खा रही है, तो उसके लिए फिर हम कई बार अकेले बैठे बैठे बॉल को ठप्पा खिला रहे हैं, खिलाड़ी कोई सामने भी नहीं है, दीवारों पे बॉल मार रहे हैं। तो ये जो कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा हम करते थे। तो ऐसे किसी भी चीज को किसी को भी करना है तो रूल सीखने के बाद में भी उसको फिर अपने टारगेट्स चेंज करने हैं कि मुझे फटाफट सवाल पढ़ना है, मुझे जल्दी से रूल डिसाइड करना है, मुझे सही से कैलकुलेट करना है। ऐसे करके अपने आप से अपने आप को मजबूत करो, मतलब उस सेंस में कि अपने छोटे छोटे और टारगेट करो। वो कब हमारे मन में पैदा होंगे जब हम वाकई में एक युद्ध की तरह उसमें लगे होंगे, हमें ऐसा करना है। फिर उसके बाद समय तो ऐसे भाग जाएगा, पता ही नहीं लगेगा आपको कि क्या क्या कैसे समय बीत गया। हमें तो खुद ही पता नहीं लगता है, क्लास में पढ़ाते रहते हैं, खोजते हैं कितनी देर में हम क्या कहाँ तक जल्दी 1.5 घंटा हो जाता है। हमारी क्लास तो 1.5 घंटा से ओवर ही हो जाती है। और केमिस्ट्री में किसी को मजा नहीं आता है तो उसमें क्या करें। तो केमिस्ट्री के बारे में पर्सनली मैंने अभी तक केमिस्ट्री लाइक किया नहीं। मैं कल ही सोच रहा था मैं भी कि केमिस्ट्री भी जो है जीवन में, जैसे अभी घर में पानी, जैसे या कई बार पानी के फिल्टर के मामले में आता है, पानी वानी का फिल्टर या जैसे पानी के अंदर क्वालिटी क्या है चेक करना है, तो फिर मुझे लगा इसमें केमिस्ट्री का रोल आ गया है कुछ जीवन में भी। पानी अशुद्ध है, दूध अशुद्ध है, क्या अच्छे से चेक करेंगे तो पता होना चाहिए। तो फिर इससे मुझे ऐसी फीलिंग आई कि भी हमें केमिस्ट्री आनी चाहिए। और कम से कम मैंने ये सोचा था कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तो फिजिक्स जैसी है, इसलिए जिनकी फिजिक्स अच्छी है वो फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं। पर फिजिकल केमिस्ट्री में क्या केमिकल रिएक्शन शामिल होते हैं जो कि उसका भी थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान चाहिए होता है। तो जो मुझे समझ में आया केमिस्ट्री के लिए, अभी मैंने खुद भी मैं इसको परफेक्ट नहीं मानता हूँ इस बात को कहने के लिए, पर फिर भी मैंने अनुभव खुद किया नहीं, पर मैंने सोचा है। उसका जवाब ये है कि आप केमिस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। डेफिनेटिव केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स जैसी केमिस्ट्री, वो अलग करके कर लीजिए। और एक होती है जो डेटा बेस्ड केमिस्ट्री, जो कि मतलब जिसका डेटा पूरा पता नहीं है हमें और उसकी वजह से एक्सेप्शन लगता है वो हमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी फिजिक्स के कुछ हिस्सा जैसा होता है, उसमें भी लॉजिकल होता है काफी हद तक,
पर उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो रूल्स के अगेंस्ट भी होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे अपन ने अभी कैलकुलेट किया था एक वो गैल्वेनोमीटर वाला सवाल, तो उसमें अपन देख रहे हैं कि वो के फैक्टर से थोड़ा फर्क पड़ रहा था। तो ऐसे ही कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, किस तरफ कोई चीज जाएगी, रिएक्शन किस तरफ चली जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, उसमें वो बहुत सारे फोर्सेस का मामला आ जाता है और फिर वो डेटा बेस्ड हो जाता है। इसलिए वहां पर वो कई बार वो रूल जो हमने पढ़ा था उसके अगेंस्ट हमें आंसर दिखता है। और अच्छी किताब में डिटेल में जाएंगे तो वो लोग ढूंढ के कुछ बता भी देंगे कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो इसलिए जिन लोगों की केमिस्ट्री कमजोर है वो उसको दो हिस्सों में बांट लें, डेफिनेटिव केमिस्ट्री और डेटा बेस्ड केमिस्ट्री। डेटा बेस्ड केमिस्ट्री का डेटा इकट्ठा कर लो, माने केमिस्ट्री के नोट्स अच्छे इकट्ठा करो, केमिस्ट्री ही तुम्हें ऊंचा स्थान दिलवाएगी कितना है। जो लोग केमिस्ट्री में मेहनत नहीं करते हैं उनको नुकसान ज्यादा होता है बाकी सब्जेक्ट से, क्योंकि वो टाइम सेविंग है, उसका 4 नंबर बहुत जल्दी होने वाला है। केमिस्ट्री का बस इनऑर्गेनिक ही ज्यादा मतलब ये लगता है, तकलीफ उसी में ज्यादा आता है। केमिस्ट्री का आप खुद पेपर देते हो तो आपको पता लगता होगा कि केमिस्ट्री जो 1 घंटा है उससे कम टाइम में हो जाती होगी। हाँ यस सर। वो मैथमेटिक्स में जाता है, मैथमेटिक्स के अंदर केमिस्ट्री का टाइम जाएगा। मैथमेटिक्स जिसकी कमजोर है, मैथमेटिक्स जैसे मेरे तो फेवरेट है, फिजिक्स से भी ज्यादा मैं मैथमेटिक्स लाइक करता हूँ, तो मैथमेटिक्स फेवरेट है तो उसके अंदर जो मैं पसंद करता हूँ पर्सनली बिल्कुल फिजिक्स जैसा है, उसमें भी कुछ डेफिनेशंस हैं। उसमें बस इतनी सी बात है कि सवाल करने की जरूरत पड़ती है खूब सारे। फिजिक्स जो है, फिजिक्स तो बहुत कम रूल पर बेस्ड है। मैथमेटिक्स क्या इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं और वो इक्वेशन जो है वेराइटी ऑफ इक्वेशंस हो जाती हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हमने अनेक रास्ते बना रखे हैं कि इस रास्ते से जाओ उस रास्ते से जाओ। जैसे इंटीग्रेशन के होते हैं, ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन के होते हैं, इक्वेशन फॉर्मेशन के होते हैं। मतलब इसमें मैंने देखा है कि जितना अनुभव करोगे ना, इसलिए मैथ्स का रूल ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से ही बाद मतलब आपका दिमाग शार्प हो जाएगा। सर लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता उसके लिए। हाँ, वो टाइम निकालना पड़ेगा। देखो फिजिक्स के लिए मैं कहूंगा कि आप कम सवाल से कर लो, केमिस्ट्री के अंदर पन्ने पलट के रट के रोज के पन्ने पलट लो। मैथमेटिक्स में मैं ये कहूंगा कि रोज एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट रखो। जिसको भी मैथमेटिक्स में अभी भी इंप्रूवमेंट करना हो वो कर सकता है, वो अपनी तरफ से क्वेश्चंस का टारगेट रखे। इसलिए पुराने टाइम में ये बुक वगैरह कराते थे, हालांकि वो बुक को शीटों में डाल दिए, पर ऐसे उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता था शायद। हॉल एंड नाइट के सवाल कर लो, बंसल सर खुद ऐसे करवाया करते थे कि ये बुक के ये साल मैंने एक पर्टिकुलर बुक की पर्टिकुलर हिस्से को कंप्लीट कर डालो, डिफरेंशियल इक्वेशन इससे कर लो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उससे कर लो, ट्रिग्नोमेट्री एसएल उन्हीं से कर लो। हॉल एंड नाइट से बहुत सारी चीजें करवाते थे वो। इस तरह से कई तरह की वैरायटी ऑफ बुक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है कि एक क्वेश्चंस पे सोचने पहेली जैसा होता है वो, और पहेलियां जितनी ज्यादा करोगे आप पहेलियां हल करने में सक्षम हो जाओगे, जितनी ज्यादा करोगे उतने में सक्षम हो जाओगे। सर मतलब न्यूटन्स लॉ जैसा है। मतलब उसमें मतलब यूं समझो कि मैथमेटिक्स के सवालों का ना रूल सवाल बेस्ड होता है, और इसलिए जितने अधिक सवाल करोगे उतने अच्छे रूल बना पाओगे। मैं तो खुद मैथमेटिक्स में मैंने पर्सनली पढ़ाया भी 1 साल मैथमेटिक्स अपने पास। उस दौरान मैंने देखा कि मुझे अच्छे से मैथमेटिक्स मैंने सवाल कर लिए सारे ही तरह के, किसी ने बच्चे ने जो भी पूछे मुझसे, पर उसमें मुझे कुछ डेटा की जरूरत पड़ रही थी, इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि वो मुझे याद नहीं है, मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो इस्तेमाल नहीं करने से वो याद नहीं रहते हैं। जैसे टेंजेंट के इक्वेशंस होते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ कंक्लूजन होते हैं जो मिलेंगे तो आप सवाल तुरंत कर दोगे, नहीं तो आप उसको डिराइव करते रह जाओगे। डेरिवेशन से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए, केमिस्ट्री के लिए अच्छे से नोट्स बना करके बार बार पढ़िए, फिजिक्स में रूल एक्सट्रैक्ट कीजिए। ये बात है, तीनों में थोड़ा अंतर जो मुझे लगता है। और हाँ बोलो सर, कभी कभी क्वेश्चन में शुरुआत ही नहीं हो पाती। एक बार शुरुआत होने के बाद जल्दी आंसर आ जाता है, लेकिन हाँ। शुरुआत ही नहीं हो पाती कभी कभी। हाँ, तो उसका जवाब
इसके लिए फिर मैंने क्या किया था अपने लिए, जैसे मैं भी जो तुम कह रहे हो ना, इस चीज का मुझे भी सामना करना पड़ा कि शुरुआत कैसे होती है। तो फिर मैंने क्या किया कि सबके लिए स्टेप बनाए, कि जैसे न्यूटन्स लॉ के सवालों के लिए मैंने कहा, अपने आप से कहा कि जितने वेरिएबल मानने पड़े मान लिया करो। ये मैंने जनरल पूरे फिजिक्स के लिए रूल बना लिया था शुरुआत में, अपने लिए एक स्टेटमेंट्स बनाए मैंने कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू मानने से मत डरो, क्योंकि अगर सॉल्व करना चाहोगे तो उन्होंने सब दिया होगा, अगर वो सॉल्व होने लायक है तो उसकी डिटेल सब मिलेगी, या ऐसा कुछ होगा कि वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हट भी जाएगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप तो मैंने मानने, क्योंकि मैं शुरुआत मैंने देखी थी कि मैं मान ही नहीं रहा हूँ कुछ भी, बैठा हूँ मैं कैसे करूंगा। तो मैंने मान लिया जैसे कि लेट इट बी दिस, लेट इट बी थीटा, थीटा पे डी थीटा, टाइम टी, टी प्लस डी टी, करंट डी आई। ऐसे अपन जो सवाल कर रहे हैं, ये जो मानने की जो आदत थी ना, उससे हम एक स्टेप आगे निकल जाते हैं। मानने के बाद फिर गिन लो कि भैया इतने मान चुके हो तो कम से कम इतनी इक्वेशंस तो लिखनी पड़ेंगी, तो वो ऐसे क्या क्या इक्वेशन लिखोगे। तो फिर इसके रूल्स फिर पकड़ में आते हैं कि रूल क्या क्या है, कि इधर फोर्स बैलेंस कर दूंगा, फिर ये कंस्टेंट मोशन लगा दूंगा, फिर ऐसा कर दूंगा। ऐसे करके फिर मैं गिनना शुरू कर दिया था। तो इसलिए फिर मैंने रूल बना लिए कि ऐसे ऐसे करेंगे। फिर मैंने और डिटेल, फिर मुझे लगा कि कंस्टेंट की इक्वेशन लगाना है तो इसको कैसे करूंगा, तो फिर मैंने उसको भी ब्रेक कर दिया कि अगर स्ट्रिंग वाला केस आए तो ऐसा करना, ऐसा आए तो ऐसा करना, मतलब केस वाइज मैंने सब रूल बना दिए। मतलब स्ट्रेटेजीज बना। हाँ हाँ, पहले से स्ट्रेटेजी बना के रख ली कि हम ऐसा करेंगे। तो उस एक या दो चैप्टर में मैंने ये जब रूल बनाए ना, जब मैंने न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन कंप्लीट किया था, तो मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और इन सब के रूल जब मैंने अपने लिए बनाए, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। मैं सच कहूँगा, ये मैंने पढ़ाने के दौरान ही बनाया था। एक तरह से पढ़ाने से पहले मैं जानता था, पर मैं डरता भी था, कंफ्यूजन था। मैथमेटिक्स उस टाइम मेरा फेवरेट था। फिर मैंने फिजिक्स पढ़ाना जब शुरू किया तो मेरा जो भय समाप्त हुआ था वो इसी बात से हुआ था कि मेरे रूल परफेक्ट थे। फिर मैंने हर तरह के सवाल का चैलेंज दिया लोगों को, जो भी मेरे से मिलता है, पूछो कुछ भी। मैंने देखा अरे हर बार मैंने आंसर लेके आया, और उनके आंसर नहीं आए जिनके आंसर गलत थे। बाद में पता लगा कि इसके आंसर गलत हैं। मैंने जोर मार के भी मेरे नीचे नहीं आ रहे थे, कि मैंने कहा मेरे से तो नहीं आएगा ये आंसर। फिर मैंने देखा कि वो आंसर गलत है, तो मुझे और अपने रूल पे विश्वास हुआ। फिर मुझे इससे एक चीज और पता लगी कि किसी भी चैप्टर में ये चीज लग जाएगी। तो फिर मुझे उसी दिन ऐसा खुशी भी हुई थी कि अब हम तो कुछ भी सीख सकते हैं। ऐसे रूल बना लो, थर्मोडायनेमिक्स सीख लो, फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीख लो, फिर ये सीख लो। और फिर मैंने ये पाया कि ऐसा मैं पूरे में कर पाया ये सब। हर टॉपिक में मैंने ये चीज लगा के देख ली और हर जगह लग गई। पर मैंने इस रूल बनाते वक्त खूब उसमें टाइम खर्च किया। शुरुआत के वक्त रूल एस्टेब्लिश करने में टाइम खर्च किया। अब आप लोगों को तो हमने रूल बता ही दिए डायरेक्ट। जनरली मैंने किसी किताब से नहीं सीखा है। किताब से मुझे एक माने मेन बैकबोन पता लग गया है। मैंने खुद पर्सनली, मुझे ऐसे याद आता है कि मैंने HCV पढ़ी नहीं होगी ढंग से, और NCERT की किताब भी पूरी तरह से पढ़ी नहीं होगी। मैं जब अटका किसी रूल को लगाते वक्त, मैंने सवाल करने की कोशिश की। सवाल से जब अटका तो मैंने उसको रेफर करने की कोशिश की, तो बहुत सारी किताबों में उसका जवाब नहीं मिला मुझे, और मुझे खुद ही ढूंढना पड़ा। और उसमें कुछ मदद तो स्टूडेंट्स की तरफ से भी हुई कुछ जगह, कि उन्होंने ऐसे इस एंगल से सवाल पूछ लिया। तो फिर मुझे उस एंगल से सोचना पड़ गया, जिस एंगल से मैं पहले नहीं सोच रहा हूँ। मेरा एक सोचने का तरीका है, स्टूडेंट ने कुछ ऐसा सवाल पूछा कि उस एंगल से सोचना पड़ रहा है जो वो कहना चाह रहा है। तो फिर उधर से रास्ते से आंसर आ गया, कि उस रास्ते से कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। तो ऐसे विद इन द क्लास भी मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली, मतलब उस स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स की वजह से। तो इनडायरेक्टली मतलब फिजिक्स सीखने का तरीका ये है, और बाकी चीजें मैंने बता दिया है। तीनों सब्जेक्ट बैलेंस बना के रखोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा स्कोर एग्जाम में लाने के लिए। ठीक है, हाँ बोलो। सर कभी कभी जो है ना 1 घंटे में 1-2 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें थोड़ा डिमोटिवेशन कोई गलत, उसमें मेरा मानना है कोई गलत नहीं है। इसमें बस इतना से याद रखो कि हमेशा पहला घंटा एग्जाम का, बाकी घंटा हमारा। यानी अपनी इस तरह की आदत रखो कि जब पढ़ने बैठोगे तो एग्जाम स्टाइल में पहला घंटा पढ़ोगे। सवाल एक बार छांट मारो,
कि ये 10 सवाल में से 3 अच्छे हैं, 4 वैसे हैं, ये मेरे लिए इजी है, उनको जल्दी से पढ़ना, उसको जल्दी से सॉल्व करना। एक बार इससे गो थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट, एग्जाम जैसा रखो आप, घंटे से ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम जैसा, तो वो आप जल्दी करने के बाद छोड़ दो जो अभी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आप, आपके मन में क्या जानकारी इकट्ठा करने के संबंध में और कोई मन में दबाव नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आप किसी में कितने घंटा लगाएं, मतलब आप अगर, मैं तो आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि अपने प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चंस कभी भी एनालिसिस करके देखना, जितने नंबर आप लेके आते हो वो नंबर ऐसे ही बिखरे पड़े हैं पेपर में, अगर आप उसको छांट के करोगे तो तीनों सब्जेक्ट के टोटल हिसाब लगा के देखना, हर सब्जेक्ट में ऐसा मिलेगा, टोटल मार्क्स अगर उनको करोगे तो भी ज्यादा आ जाएंगे, पर वो हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम शुरू से करते नहीं है, जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते वो होता नहीं है, और मन में मतलब अलग तरह के भाव रहते हैं। अगर हम उस तरह के भाव में आ जाएं तो हम करने लग जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन प्रतिदिन करें, तो उसमें मेरा मानना है कि फिजिक्स में तो करें कितना भी, पर कंक्लूड जरूर करें। आज 50 साल मान लो मैथमेटिक्स के करके उठ रहे हो, तो आप उससे कंक्लूड करो कि इससे, इनसे मैंने, मुझे क्या सीखने को मिला, ओवरऑल दिया क्या गया था, पूछा क्या गया था, और उनको करने के लिए क्या किया गया, और मुझे गलती हुई तो मुझसे क्यों हुई, सही हुआ तो कैसे हुआ। तो इससे आपको अपने ब्रेन की एक वो जानकारी मिलेगी ऑब्जर्वेशन वाली, कि हाँ ऐसे सही होता है, ऐसे गलत होता है। एक सवाल करते वक्त आपका ध्यान एक होगा, पर आप 10 सवाल करके जब 10 के बारे में सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि इन सब में एक ही सब्स्टिट्यूशन लगा रखा है, इंटीग्रेशन के सवाल है। इसके अंदर 2 टाइप का मामला बैठ रहा है कि ऐसा कर लो या वैसा कर लो। तो आप उसी को शॉर्ट नोट्स बनाना कहते हैं, कंक्लूड करना कहते हैं। आपके मन में आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हो जो कि आपको एग्जाम में मदद करते हैं। और फिर ये हम किसी भी, कोई भी नॉलेज होता है हम उसको ब्रेन में एक पर्टिकुलर एंगल से स्टोर करते हैं। जैसे हमने किसी का नाम याद कर रखा है, वो किसी के पुत्र के रूप में याद कर रखा है, तो हम को कोई पूछेगा कि उनके पुत्र का नाम क्या है तो हम बता देंगे, पर उनकी कोई और क्वालिटी है कि वो संगीतकार भी हैं, तो किसी ने पूछा कि एक बढ़िया संगीतकार का नाम बताओ, तो हमें उसका याद नहीं आएगा क्योंकि हमारे ब्रेन ने संगीतकार के साथ मैच दी कॉलम में उसको सेट नहीं कर रखा है। हमारे ब्रेन ने उसको सेट कर रखा है कि वो उनके पुत्र हैं, तो पुत्र के नाम से तो हम उनको पहचान जाएंगे, संगीतकार के नाम से पहचान नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही जब हम सवाल अटेम्प्ट करते हैं, वो अलग अलग ओरिएंटेशन से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमने जो डेटा इंफॉर्मेशन दिमाग में भरा होता है, उसका जो ओरिएंटेशन होता है, उसका दूसरे ओरिएंटेशन भी पकड़ में आता है। अच्छा, ऐसा भी सोचते हैं लोग, तो फिर हमें उसका पूरा ओवरव्यू मिलता है। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए अगर आपके पास वक्त हो तो, और एग्जाम स्टाइल में करो। ठीक है सर एक सवाल। हाँ सर जैसे 11th में जो टेस्ट होते थे, तो हाँ। सर उसमें पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और मैथ्स अटेम्प्ट किया करता था। हाँ हाँ फिर सर जैसे 12th में आए, तो सर एक बार ट्राई किया कि पहले मैथ्स, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स करते। तो सर उसमें मैंने ये पाया कि जैसे पहले मैथ्स किया, मैथ्स के कुछ सवाल किए, तो सर उसमें दिमाग एकदम चार्ज हो गया, गर्म हो गया। उसके बाद फिर जब केमिस्ट्री किया ना, तो उसके रिलेटिवली आसान लगने लगे सवाल और जल्दी होने लगी। अच्छा, और फिर सर तब तक टेंशन भी कम हो जाता है कि मैथ्स का एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो गया है और फिर केमिस्ट्री भी फटाफट हो रही है, अब सिर्फ फिजिक्स बचा है। हाँ, ये इसमें देखो, मैं पर्सनली जो मुझे समझ में आया कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ आ जाए, सर और वो तो डर रहता है। फिर उस केस में तुमने अपना, तुम्हारे प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी, तुम डर में आ जाओगे। मतलब मेरा मानना है कि इजी पहले, अगर तुम, मैंने इस फॉर्मूले को एक बार टेस्ट करके भी देखा, बच्चों की सच्चाई पर है, हालांकि मैं खुद नहीं बोल सकता इस बारे में, मेरे पास, मैं इसको पहले भी बोल चुका हूँ, 1-2 बार मुझसे बच्चों ने कहा भी, तो मैंने उनसे कहा कि इस बार तुम ऐसा करना। तो उसमें बच्चों ने बहुत, मैंने फिर बच्चों से पूछा कि जिन लोगों ने क्लास में, फिर मैंने पूछा भी था उस टाइम, जैसे मान लो क्लास लेते हैं, 150 बच्चों की क्लास है, 200 मैंने 120 बच्चों की क्लास है, तो उन बच्चों में से एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने हाथ ऊपर किया कि सर आपने बोला था, हमने इस बार छांट के किए। तो फिर मैंने पूछा कि अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे नंबरों में
क्या इजाफा, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो काफी सिग्निफिकेंट था। हालांकि मैं इस चीज को इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ कि हो सकता है वो पेपर आसान हो, है ना, पिछले वाले से, इसलिए दो अलग अलग पेपर को कंपेयर करना मुश्किल होता है। परंतु बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों ने अपने इंक्रीमेंट का हिसाब बताया, और नीचे के बैच का जो बच्चा था उसने भी मेरे से मिला था, उसके मार्क्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं। और इन जनरल मैंने देखा है जैसे बच्चों के नंबरों में, तो हम पहले कॉपियां वगैरह चेक करते थे सब्जेक्टिव, तो उससे भी हम ऑब्जर्वेशन देखते थे कि ये बच्चा, एक बच्चे के नंबर मान लो 80 आ रहे हैं, दूसरे के कुछ ऐसे आ रहे हैं, तो कोई बच्चा बार बार 60-70 कैसे ला पा रहा है, और बाकी एक पर्टिकुलर होशियार बच्चा होता है वही ला पाता है, बाकी बच्चों को फ्लक्चुएशन रहता है काफी। तो किसी का हम देख रहे हैं कि कॉपी में किसी कठिन सवाल में टाइम खराब हो गया है, उसका आया नहीं, तो उसकी वजह से सवाल छूट गए। और कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि इसके सवाल हमेशा छटे हुए रहते हैं, ये इसमें से इसने छांट लिया, इसमें से ये छांट लिया, ऐसे टोटल स्कोर तो इसका आ गया। तो टोटल स्कोर बनाने में जैसे अच्छे खिलाड़ी होते हैं क्रिकेटर, हम देखते हैं फास्ट बॉलर के जो स्पीड का ही फायदा उठा लेते हैं, पीछे की साइड में रन ले लेते हैं, जोर नहीं मारते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो पढ़ाई करते वक्त अगर कुछ दूसरे विचार आते हैं तो देखो, इसमें यूं मान लीजिए कि पढ़ाई आपका उस समय एक शौक नहीं है, इस चीज को रोकने का तो ये तरीका है, मैं तो ये कहूंगा कि सो के उठते वक्त ज्यादा पढ़ाई करो। इस तरह के विचार जनरली इसलिए आते हैं कि लोग अपने शरीर को एग्जॉस्ट कर देते हैं पहले, खेल के, कूद के, बातें करके, थक करके, फिर जब नींद आने का टाइम होता है ना, तब फिर वो, या ऐसा कुछ समय आता है जब एनर्जी कम होती, उस समय पढ़ते हैं। जनरली सो के उठे ना, माने ऐसा वक्त हो जो जिस समय ब्रेन डिस्टर्ब ना हो, तो उस समय कम विचार आएंगे, ऐसा पढ़ो आप। और टेस्ट में सेलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, टेस्ट में एनालिसिस करते वक्त बन जाते हैं। एनालिसिस करते वक्त बन जाते हैं, इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास उसका आंसर होता है। अगर आंसर नहीं भी होता है तो हमारे पास समय का टेंशन खत्म हो जाता है, हम उसको दूसरी बार पढ़ रहे होते हैं। एक बार तो एक टेस्ट में पढ़ ही चुके हो आप, तो आपने एक ही क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तो उससे ज्यादा समझोगे हमेशा ही। एक गली से दोबारा गुजरोगे तो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे कई फैक्टर होते हैं। और फिर अगर किसी को थोड़ा भी हिंट मिल जाए ना कि डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, तो वो तिकड़मबाजी करके आई स्क्वायर लेके आ जाता है। मतलब ऐसा दिमाग होता है लोगों का तेज, यानी कि जाना कहाँ है, अगर किसी को ये बता दिया जाए तो गली में भाग के पहुंच जाएगा, पर जाना ही कहाँ ये नहीं पता है, तो खड़ा ही रहता है कि मैं जाऊं किधर, को समझ नहीं आ रहा। तो आंसर देखने से कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। सर जैसे पहले हम करते थे कि 40 मिनट फिजिक्स, फिर 40 मिनट केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, ऐसे करके, और फिर 1 घंटा बचता था उसमें करते थे। और अभी जैसे करने लगे कि एक बार पूरा पेपर को रिव्यू किए बिना कोई क्वेश्चन किए, फिर इजी मीडियम हार्ड कर लिए, फिर उसमें किए। तो कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है कि इजी रहता है लेकिन देखने में हार्ड रहता है, तो वो गलत या छूट जाता है वैसा। अच्छा, हाँ, वो एक्चुअल में देखने में हार्ड रहता है। ये सीखने की चीजें हैं, ये मैंने भयभीत करके, मतलब ये अनुभव से आता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे अपन जीवन में हर जगह ये अनुभव चल ही रहा है, मतलब लंबी प्रक्रिया है, हम परफेक्ट नहीं हो पाएंगे कभी भी। एज ए टीचर हम भी नई चीजों का सामना करेंगे, तो हमारे साथ में भी ऐसा होगा। तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उससे नोट करके, और क्यों मैंने ऐसा सोचा ये भी सोच सकते हैं, तो जरूर आपको कोई और माइन्यूट कारण मिलेगा। सर कई बार एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, पर अगर जब फाइनल आंसर पता चल जाता है कि हाँ यही वैल्यू है, तो पूरा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है फिर? आंसर पता चलने के बाद इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमारे दिमाग की ट्रेनिंग आंसर बढ़ाने की हो चुकी है, हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। तो इसमें मेरा मानना है कि जो दिमाग की ट्रेनिंग होती है ना, जैसे आप एक अपने घर से स्कूल जाते हैं, अब आप स्कूल जाते हैं आंखें खोल के जाते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग, ब्रेन की, शरीर की ट्रेनिंग आंखें खोल के जाने की है। अब आपको कोई आंख पे पट्टी बांध के कह दे कि आप जरा स्कूल जाओ आप, तो जब आप आंख पे पट्टी बांध के जाएंगे ना, तो आप फंस जाएंगे, बोलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊंगा।
तो जब आंखें बंद करके जाना पड़ता है तो उसके लिए फिर उसका अलग अनुभव लेना पड़ता है। तो पहले से घर में आंख में पट्टी बांध करके प्रैक्टिस करेंगे हम, फिर हम देखेंगे कि भाई इतने कदम आगे बढ़ते हैं, इस तरह की आवाजें आती है, इस तरह की मोड़ रहती है। मतलब हमें ओरिएंटेशन सूरज की रोशनी से आंखों में जो ऐसा कुछ पता लगेगा कि थोड़ा इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, आवाजों से कुछ पता लगेगा। माने कि हम ऐसा है कि एक लंबे टाइम के दौरान अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। तो वो जो डेटा कलेक्ट किया होता है फिर वही डेटा इस्तेमाल भी होता है। फिर हमें एग्जाम में कोई अंधे चल करके बोले कि आप अपने स्कूल जाइए तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे। अंधे लोग भारत का भ्रमण करके आ सकते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, टिकट ले लेते हैं। मैंने देखे ऐसे लोग जो कर लेते हैं काम। तो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने उस तरह से ट्रेन किया है। तो जो लोग आंसर देख करके आंसर लाते हैं वो उन्होंने अपने दिमाग को आंसर के हिसाब से ट्रेन कर लिया, तो वो उसमें परफेक्ट हो गए आंसर के बगैर। इसलिए मैं पर्सनली खुद बहुत सारी जगह मैंने अपने जीवन में, मैं तो कई बार कहा भी है कि आंसर की पे चिपका दो कागज, या आंसर की दो ही मत। मैं खुद पर्सनली कभी भी आंसर देख के नहीं आता हूँ किसी भी सवाल के, या मैं तो सवाल करके नहीं आता हूँ। इस चीज का दबाव मैंने शुरू से रखा है क्योंकि मैंने ये अपने आप से कहा कि तुमको रूल आता है तो क्यों करते हो, रूल लगाओ ना। रूल, अगर रूल पे विश्वास नहीं है तो करो। तो शुरू में बहुत डर लगता था इस बात से, फिर गलत, अभी भी गलती कोई होती तो हो ही जाती है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, सवाल गलत पढ़ लिया, पर वो रूल नहीं टूटता है कभी भी, रूल हमेशा सही लगता है। इसलिए एक्सप्लेनेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसलिए मैंने खुद आगे होके आंसर देखे नहीं है, अपनी फिजिक्स को वैसे डेवलप किया है शुरू से ही। तो अपने आप को डेवलप वैसा करना चाहिए कि, इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि एक साथ आंसर देखो, उस क्वेश्चन का आंसर देखो मत, आंसर देखने की ललक मत रखो, आंसर किसी और से दिखवाओ, ऐसा कुछ। मैं तो पर्सनली आपसे ही कहता हूँ आप आंसर बताओ क्या है। मैं कभी शीटें अगर हम पढ़ाते थे तो कभी मार्क करके भी नहीं जाता था कि इसका आंसर मार्क करके ले जाएं। आंसर देते वक्त रूल से डिसीजन लेते हैं कि मैं इसको यस बोलूं कि ना बोलूं, तो उसमें जरूरत पड़ती है इस बात की। तो सॉल्यूशन जो है उसकी हेल्प कब लेनी चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि हमने किसी सवाल पे हम एग्जॉस्ट हो जाए कि भाई ये दिया हुआ था, ये पूछा हुआ था, और ये सोच सकते हैं, ये कर सकते हैं, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो उसके बाद में हम सॉल्यूशन देखते हैं, और सॉल्यूशन कई बार हमको आता है पहले से, तो इसलिए भी देख लेते हैं कि भाई इसमें ऐसा करेंगे, देखो ऐसा करने से आ जाएगा, ऐसा किया कि नहीं, तो उसमें दे रखा है कि ऐसा किया, ठीक है, तो सवाल छोड़ देते हैं। समय बचाने के लिए भी सॉल्यूशन देखा जाता है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, मेरे हिसाब से इसमें एलिमेंट लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और ऐसा आ जाएगा। देखा, हाँ उसने वही किया है, ठीक है, यानी कि मैंने उसको करना नहीं चाहता हूँ तो मैंने सॉल्यूशन देखा। दूसरा ये कि मुझसे हुआ नहीं इसलिए मैंने सॉल्यूशन देखा। तीसरे लोग, मैंने किया भी नहीं, मुझसे हुआ भी नहीं, मतलब किया नहीं तो हुआ ही नहीं, फिर भी मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ कि मैं क्लास की तरह ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एग्जाम के सवालों में क्लास की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए फिर सवाल कम पड़ जाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल फिक्स ही तरह के होते हैं कुछ, तो प्रैक्टिकली मेरा मानना है कि उसको एग्जाम के लिए रखना चाहिए, बाकी सवाल करो आप। सर जैसे क्लास में जैसे कोई सर टीचर पढ़ा रहे हैं और उनके सामने कोई क्वेश्चन मिलता है तो जल्दी से हो जाता है, लेकिन वही होमवर्क में मिला रहता है बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लगता है कि ये नहीं बनेगा, और फिर सर बताते हैं तो लगता है बहुत ईजी है। तो उसका वजह होता है कि क्लास का जो सवाल होता है वो टीचर एक सीक्वेंस में रहते हैं बहुत, वो एक चीज समझाते हैं, उनके स्टेटमेंट सब कुछ उस सवाल के इर्द गिर्द होते हैं, और वो उस सवाल उन चीजों से भरा हुआ होता है जो उसी समय समझाया होता है, तुरंत याद भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सर तो मतलब जो क्वेश्चन करवाते हैं वैसा टेस्ट में कभी देखने को ही नहीं मिलता है, मतलब जिस तरीके से करवाते हैं उस समय तो लगता है कि बहुत ईजी है और सारा होते भी जाता है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल मतलब वैसा क्वेश्चन पहले कभी देखा ही नहीं होता है। हाँ, ये जैसे मान लो अभी एडवांस वाले सवाल अपन ने देखे अभी, मान लो अभी जो 2-3 सवाल किए ना पैराग्राफ वगैरह, ये तो ये आप देखोगे ऐसा अपन ने क्लास में खा किया है कोई सवाल,
पर मेरा मानना है कि ये सब रूल हमने सीख रखे हैं, हम इस चीज को समझें। और टेस्ट पेपर में जो नहीं आते हैं, कई बार ऐसा रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि टीचर का काम कठिन सवाल कराना नहीं होता है, टीचर का काम आसान सवाल से रूल समझाना होता है, जिससे कि हम सवाल की उलझन में ना पड़ जाएं। अगर मान लो मैं इसी सवाल से आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी समझाऊं, जो अपन ने लास्ट वाले एडवांस वाले सवाल आए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कठिन हो जाएगा सब्जेक्ट ही, उसमें 10 चीजें आएंगी, कुछ बच्चे छोड़ ही देंगे कि क्या नहीं पता सर, क्या चल रहा है। फिजिक्स में तो जैसे फिजिक्स में तो रूल लग जाता है तो वो हो भी जाता है, लेकिन मैथ्स में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि वैसा प्रैक्टिस ही नहीं पहले होता है। हाँ, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स के अध्यापक से भी ना हो ऐसे सवाल ढूंढे जा सकते हैं। और मतलब ये, मतलब जितने ज्यादा सवाल करो ना उतना है, मतलब इसके अंदर ज्यादा सवाल करने से ना, जैसे कि पहेलियां हल करने के जो मामले होते हैं ना, पहेलियों को कैसे हल करोगे, मतलब इस तरह से कहते हैं कि इतने टांग हैं, इतने सींग हैं और इतने पैर हैं, तो कितने आदमी हैं, कितने जानवर हैं, तो उसको एक्स वाई जेड में से इक्वेशन भी लिखोगे तो ऐसी इक्वेशन बनती है कि हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है वहाँ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहेलियों के लिए भी या किसी और के लिए भी। मैथमेटिक्स एक पहेली सॉल्व करने जैसी चीज है जो कि ज्यादा क्वेश्चंस के एक्सपोजर को डिमांड करती है। जिसके ज्यादा क्वेश्चंस का एक्सपोजर होगा वो और सटीक रूल से बता सकता है। अगर मुझे मैथमेटिक्स में अच्छा पढ़ाना है एज ए टीचर, अगर मैं सोचूंगा तो मैं खूब सारे सवालों का अनुभव लूंगा। अभी मैं कई बार सोचता हूँ कि मैथमेटिक्स में भी जैसे मैंने कई बार बहुत सारे विचार आते रहते मेरे मन में, फिर फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, कि जो प्रकृति में दिख रहा है और जो मैथमेटिक्स में है। अब मैं फिजिक्स भी जानता हूँ, फिर मैथमेटिक्स भी सोचता हूँ, तो ऐसे मर्ज होते से लगते हैं हर चीज, कि साइन थीटा का सर संबंध, लॉग का सर तो संबंध, मतलब एक्सपोनेंशियल का संबंध, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे एक बार पहले भी मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने सोचा था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में √-1 पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। तो फिर मैंने इस पे सोचा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, तो ये भी फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो फिर मैंने पाया कि ये ऐसा हो जाता है, साइन थीटा को फिर आगे बढ़ाते हैं तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू 2 से भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो फिर इससे मुझे समझ में आया कि फिर ये तो सब कुछ जुड़े हुए हैं, तो फिर नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का इन फंक्शन से रिश्ता है, और फिर इन्हीं का फिर ग्राफ और इनसे रिश्ता है, तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं और ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड से बिखरे हुए भी हैं। तो जो इनको बहुत सारे साल सॉल्व कर लेगा तो वो उनको फिर कंक्लूड भी करेगा, उसका मैथमेटिक्स बढ़िया हो जाएगा। फिर हिट एंड ट्रायल भी न्यूटन जैसा कई बार, किसी को कंबाइन करने पड़ेंगे। हिट एंड ट्रायल जैसे भी बात हो जाती है, मतलब है ना, मतलब सर तो इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मतलब प्लानिंग भी कर लेते हैं, वो अच्छे से प्लान भी हो जाता है, लेकिन मतलब वो प्लानिंग 2 दिन से ज्यादा अच्छे से चल नहीं पाता है। 2 दिन तक अच्छे से चलता है, उसके बाद फिर बिगड़ जाता है। प्लानिंग में ये कहूंगा कि है ना, प्लानिंग नहीं चलती, टारगेट चलते हैं। जैसे मान लो एज ए टीचर हमें टारगेट दिए जाते हैं कि ये सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए, ये सिलेबस में आएगा। ऐसे ही कोई भी आदमी होता है, जैसे मकान निर्माण करता है तो उससे कहा जाता है कि भैया अगले महीने हमको शिफ्ट होना है, मकान बना दीजिए, मतलब एक टारगेट होता है। तो फिर उससे आदमी अपने आप ही टाइम बचाता है, भागता है। तो तुम कोई ऐसी प्लानिंग मत करो, काम कंप्लीट करने के टारगेट सेट करो कि आज मुझे ये चीज करनी है, इसके लिए टाइम बचाओ, छांट के करो, कैसे भी करो, तो वो अपने आप हो जाएगा, तो सर है ना। टारगेट लेके चलना है, प्लानिंग नहीं करना। हाँ हाँ, वर्क विथ टारगेट, तो अपने आप ही टाइम सेट हो जाएगा, अपने आप ही घंटे लग जाएंगे। तो टारगेट अच्छे सेट करो, तीनों का सब्जेक्ट का बैलेंस बनाओ, है ना। ठीक है, काफी बात हो गई आज तो, हाँ 9 ही बजा दी। ठीक गुड है, नाइट सर। गुड नाइट। स्लाइड्स Thank लगी you. किसी की अभी भी? थैंक यू सर। थैंक यू सर। 7 थैंक यू सर। 6 5 4 थैंक यू सर। 3 2 1। थैंक यू सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहीं रुक देते हैं।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। होमवर्क करने की कोई खेल है? अब काफी देर होगी, बच्चे चले गए होंगे, अभी क्या बोलूं मैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में बात करेंगे। हाँ, आपने वो डीपी भी दे रखी है, वो डिस्कस करोगे? हाँ, जो भी दे रखा है वो पहले से वही डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक है। ओके।